हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो कि बेस्ड था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पे एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 पे। तो इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम 4 पार्ट में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसका ये पार्ट 5 है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 4 को नहीं देखा है वो लोग जाके देख ले, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइंस फूड अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन फूड को डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन 1, इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड, इट इंक्लूड एनी एनिमल फीड, इट कैन इंक्लूड नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ ऑप्शन ए है 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 3 एंड ऑप्शन सी है 1 एंड 2 ओनली एंड ऑप्शन डी है 3 एंड 4 ओनली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग फूड का डिफिनेशन को पहले देख लेते हैं। तो फूड का डिफिनेशन बोलता है फूड मीन्स एनी सब्सटेंस, या तो वो प्रोसेस्ड हो या तो पार्शियली प्रोसेस्ड हो या तो अनप्रोसेस्ड हो, विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हो। और इसमें क्या आता है, प्राइमरी फूड भी आता है। प्राइमरी फूड कहने का मतलब है कि कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड हो बीइंग प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, या तो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हो या फिर हॉर्टिकल्चर का पैदावार हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री का, एंड डायरिंग एक्वाकल्चर इन इट्स नेचुरल फॉर्म, या तो एनिमल हस्बेंड्री का हो या तो फिर डायरिंग का हो या फिर एक्वाकल्चर इन इट्स नेचुरल फॉर्म। रिजल्ट फ्रॉम ग्रोइंग, या तो ग्रोइंग से आया हो या तो रेजिंग करने से, कल्टीवेशन करने से, पिकलिंग करने से, या तो हार्वेस्टिंग करने से, या तो कलेक्शन एंड कैचिंग इन हैंड ऑफ ए पर्सन अदर देन फार्मर और फिशरमैन। और यहाँ पे क्या बोलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, इंजीनियर्ड फूड हो और फूड कॉन्टेनिंग सच इंग्रेडिएंट, या तो इंजीनियर्ड फूड हो या तो ऐसा फूड हो जो कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से बना हुआ इंग्रेडिएंट कंटेन करता हो। इन्फेंट फूड, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, अल्कोहलिक ड्रिंक भी आ जाएगा, च्युइंग गम भी आ जाएगा। एनी सब्सटेंसेस इंक्लूड वाटर यूज्ड इन फूड, मतलब जो फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो वाटर यूज हुआ हो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बट डज नॉट इंक्लूड एनी एनिमल फीड। यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फूड के डिफिनेशन में कोई भी एनिमल फीड नहीं आएगा, लाइव एनिमल नहीं आएगा, और प्लांट प्रायर टू हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग से पहले जो भी प्लांट है वो नहीं आएगा, ड्रग एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट नहीं आएगा, कॉस्मेटिक नहीं आएगा, नार्कोटिक नहीं आएगा, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस नहीं आएगा। तब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड भी होगा, इट कैन इंक्लूड एनी एनिमल फूड। तो ये फूड के डिफिनेशन में एनिमल फूड नहीं आता है। इट कैन इंक्लूड नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस भी नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क शुड कंटेन। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क क्या कंटेन करता है, 5.0% फैट, 8.5% एसएनएफ। एसएनएफ करने का मतलब है कि जो फैट नहीं है, सॉलिड नॉट फैट। 4.5% फैट, 8.5% एसएनएफ, 5.0% एसएनएफ, 5.0% फैट, 9.5% एसएनएफ, 4.5% फैट, 9.5% एसएनएफ। इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क के लिए, ये हो जाएगा 4.5% फैट एंड 8.5% एसएनएफ। तो और भी बहुत तरह का मिल्क होता है, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं इससे जो रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जो इंडियन मार्केट में है, तो सबसे पहले एक होता है स्पेसिस आइडेंटिफाइड मिल्क।
जैसे कि इसमें आ जाएगा बुफेलो मिल्क, काउ मिल्क, गोट मिल्क, कैमल मिल्क, शिप मिल्क। यहाँ पे जो फैट परसेंट है बुफेलो मिल्क के लिए वो है 6% और एसएनएफ 9%। काउ मिल्क के लिए जो फैट परसेंट है वो है 3.2% और एसएनएफ 8.3%। गोट मिल्क के लिए जो है 3% और एसएनएफ 8%। कैमल मिल्क के लिए मिल्क फैट परसेंट कितना है 2% और एसएनएफ कितना है 6%। और सिप के लिए 3% फैट परसेंट है और 9% एसएनएफ है। अब उसके बाद एक आता है मिक्स्ड मिल्क। मिक्स्ड मिल्क में क्या होता है, एसएनएफ कितना होता है, एसएनएफ होता है 8.5% और फैट परसेंट क्या होता है 4.5%। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग और देखें तो यहाँ पे आ जाता है एक कैटेगरी और जिसमें आ जाता है फुल क्रीम मिल्क, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क और स्किम्ड मिल्क। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क का क्या हो जाएगा 4.5% और फैट हो जाएगा 4.5% और एसएनएफ हो जाएगा 8.5%। तो यही हम लोग का क्वेश्चन था कि स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में फैट परसेंट क्या हो जाएगा 4.5 और एसएनएफ कितना हो जाएगा 8.5। उसी तरह एक टोन्ड मिल्क हो गया, टोन्ड मिल्क में फैट परसेंट कितना है वो है 3% और एसएनएफ परसेंट कितना है 8.5%। डबल टोन मिल्क में कितना है 1.3% और एसएनएफ कितना हो जाएगा 9%। स्किम्ड मिल्क में कितना हो जाएगा नॉट मोर देन फैट नॉट मोर देन 0.5% और एसएनएफ कितना हो जाएगा 8.7%। फुल क्रीम में कितना हो जाएगा 6% और एसएनएफ परसेंटेज 9.0%। इसी तरह और भी मिल्क होता है, रिकॉम्बाइंड मिल्क होता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क होता है एंड मिल्क प्रोडक्ट होता है। देन यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारा 123 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग अदर मिल्क के लिए भी देख लेंगे जिसका डाटा मैं ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट रिगार्डिंग फूड सेफ्टी द पोस्ट ऑफ फूड इंस्पेक्टर रिनेम्ड एज। तो यहाँ पे जो पीएफए एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है फूड इंस्पेक्टर, और यहाँ पे जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है। तो हमारा जो न्यू एक्ट है फूड सेफ्टी का जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है इसमें क्या होता है फूड इंस्पेक्टर के जगह पे अब फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 बोलता है ए सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड दैट इफेक्ट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे किसी को अगर इंटेंशनली डाला गया है, कोई सब्सटेंस को इंटेंशनली ऐड किया गया है और वो अफेक्ट करता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड को, और नेचर और क्वालिटी ऑफ फूड को भी क्या करता है अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फूड मटेरियल। फूड रिलेटेड नहीं होगा, फूड पॉइजन नहीं होगा, फूड कॉन्टामिनेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फूड मटेरियल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फूड मटेरियल दिया गया है, फूड मटेरियल कहने का मतलब है कि फूड एडिटिव। फूड एडिटिव जो है, फूड एडिटिव जो है इसको इंटेंशनली ऐड किया जाता है। अगर हम लोग डिफिनेशन को देखें तो फूड एडिटिव मीन्स एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एट अ फूड, जिसको नॉर्मली कंज्यूम नहीं किया जाता है फूड के तौर पे, पर यहाँ पे टाइपिकल इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड है जिसका विदर और नॉट न्यूट्रिटिव वैल्यू होगा, पर इंटेंशनली एडिशन ऑफ विच टू फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस, टेक्निकल पर्पस के लिए इसको क्या किया जा रहा है इंटेंशनली ऐड किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा फूड एडिटिव, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब है फूड मटेरियल। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 received the assent of President of India in the month of 2006। तो किस मंथ में 2006 के किस मंथ में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिला था। तो ये एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कब मिला था, प्रेसिडेंट से इसका एसेंट कब हुआ था, ये हुआ था अगस्त में। यहाँ कहने का तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था पहले, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 अगस्त। तो क्या होता है सबसे पहले एक्ट बनता है, फिर उस दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से उसको पास करवाया जाता है, फिर उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है 23 अगस्त 2006
में। देन फिर उसका क्या होता है, वो पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में 24 अगस्त 2006 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है, एज पर प्रोविजन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वुड अट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ। तो यहाँ पे अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो वहाँ पे उसके लिए पेनल्टी क्या होगा, तो इसके लिए जो पेनल्टी होगा वो होगा 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख। तो इसके लिए पेनल्टी होगा 10 लाख। तो ये किस सेक्शन में आता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट? तो ये आता है सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 बोलता है पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो अगर कोई भी पर्सन कोई पब्लिशेस या फिर पार्टी टू पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट करता है जो कि फॉल्सली डिस्क्राइब करता है किसी फूड को गलत डिस्क्राइब करता है या लाइकली मिसलीड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस और क्वालिटी ऑफ फूड, जो उसका नेचर ऑफ सब्सटेंस है और उसका क्वालिटी है उसको क्या करता है, मिसलीड करता है, उसका फॉल्स गारंटी देता है, तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा जो कि एक्सटेंड टू 10 लाख। कहाँ तक जाएगा वो पेनल्टी, अप टू 10 लाख रुपीस। तो हमारा जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन फूड इंडस्ट्री इज, क्या हो जाएगा, टू प्रिजर्व फूड, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ। यहाँ पे शायद प्रोटेक्ट होगा या प्रोटेस्ट होगा, यहाँ देख लीजिएगा, तो ये होगा टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ। और भी ऑप्शन जो है ये सब नहीं होगा, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, टू प्रोसेस द प्रोडक्ट। यहाँ पे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर हेल्थ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है, सेक्शन 12 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, सेक्शन 12 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 है, डील्स विथ, तो किससे डील करता है, ये डील करता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, साइंटिफिक कमेटी, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ फूड अथॉरिटी, या फिर जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। तो सेक्शन 12 में हमारा आता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है, तो चैप्टर 2 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे जो चैप्टर 2 है उसमें आता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है सेक्शन 4 टू सेक्शन 17, जिसमें सेक्शन 4 बोलता है कि एक फूड अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे बात होता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है सेक्शन 5, जहाँ पे बोला गया है कि फूड अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा। फूड अथॉरिटी कहने का मतलब है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन क्या होगा, और यहाँ पे फूड अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, और चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन क्या होगा, और उसमें जो अदर मेंबर है उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। फिर सेक्शन 6 बोलता है सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। उसके बाद आता है सेक्शन 7, यहाँ पे बोला जाता है कि टर्म ऑफ ऑफिसेस, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। यहाँ पे चेयरपर्सन का टर्म ऑफ ऑफिस या सैलरी अलाउंस और अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन, और कौन आएगा इसमें, मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी का क्या, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, सैलरी क्या होगा, अलाउंस क्या होगा एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगा। देन सेक्शन 8 में आता है, सेक्शन 8 बोलता है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। तो सेक्शन 8 बात करता है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। सेक्शन 9 बोलता है ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी के बारे में। और यहाँ पे सेक्शन 10 में आता है फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देन सेक्शन 11 होता है यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के लिए। सेक्शन 12 होता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या था कि यहाँ सेक्शन 12 के बारे में बात कर रहा था कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद सेक्शन 13-14 आता है, जिसमें सेक्शन 13 साइंटिफिक पैनल और 14 साइंटिफिक कमेटी। सेक्शन 15 जो ये क्या है, प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक कमेटी एंड साइंटिफिक पैनल का प्रोसीजर क्या रहेगा।
और सेक्शन 16 है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी का ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या होगा। और सेक्शन 70 बोलता है प्रोसीडिंग्स ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। साइंटिफिक कमेटी किस में आएगा, तो एक हो गया साइंटिफिक पैनल, एक हो गया साइंटिफिक कमेटी। तो साइंटिफिक कमेटी सेक्शन 14 में आ जाएगा। उसके बाद हमारा ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ फूड अथॉरिटी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक्शन 9 में। देन जो ऑप्शन डी है इसमें बोल रहा है जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। ये आ जाएगा चैप्टर 3 में, ये आ जाता है चैप्टर 3 का सेक्शन 18 में। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 बोलता है द मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन ऑफ आयोडीन इन टेबल सॉल्ट एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन होगा आयोडीन का इन टेबल सॉल्ट में, तो यहाँ पे उसका जो मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन होगा आयोडीन का टेबल सॉल्ट में वो कितना होगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, तो ये होगा 30 ppm। तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन का बात हो रहा है, तो मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन हो जाएगा 30 ppm। तो इसके लिए जो कंडीशन है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट जो है सॉल्ट शैल बी फोर्टिफाइड विथ आयोडीन, सॉल्ट को हम लोग किससे फोर्टिफाइड करते हैं, या तो आयोडीन से, या तो मे अल्सो बी फोर्टिफाइड विथ आयरन इन कॉम्बिनेशन विथ आयोडीन। तो या तो आयोडीन से उसको फोर्टिफाइड करते हैं, नहीं तो फिर उसको जिसको हम लोग आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं, और एक हो गया ये हम लोग आयरन से फोर्टिफाइड करते हैं जिसका कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो ये हो गया मेरा डीएफएस। डीएफएस करने का मतलब है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो यहाँ पे इसके जो लेवल है वो दिया गया इस टेबल में। तो यहाँ पे अगर हम लोग आयोडीन कंटेंट का बात करें तो जो मैन्युफैक्चर लेवल है इसमें कितना होता है 20 to 30 पार्ट पर मिलियन ऑन ड्राई बेसिस। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूडिंग रिटेल लेवल अगर बात करें तो 15 to 30 पार्ट पर मिलियन ऑन ड्राई वेट बेसिस। और क्या सोर्स यूज करते हैं आयोडीन डालने के लिए, पोटासियम आयोडेट। और आयरन के लिए क्या करते हैं हम लोग, आयरन के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग 850 to 1100 ppm फेरस सल्फेट और फेरस होमारेट को यूज करते हैं। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट आयरन के लिए क्या है, फेरस सल्फेट और फेरस होमारेट। तो यहाँ पे 20 to 30 है और 15 to 30, तो मैक्सिमम कितना हो गया, हाँ 30। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 130 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी 30 ppm। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन का बात होगा तो 30 ppm हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 बोलता है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 अनलाइसेंस सेल ऑफ फूड शैल बी पनिशेबल विथ। तो यहाँ पे बात किसका हो रहा है, पनिशमेंट का। तो पनिशमेंट का जब बात होगा तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का बात होगा और फाइन का भी बात होगा। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो गया। तो यहाँ पे जो इसके लिए होता है अनलाइसेंस सेल ऑफ, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का होता है और फाइन अप टू 5 लाख होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 132 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 बोलता है एनी फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर द एक्ट रूल्स मे बी पनिश्ड इफ ही सी vexatiously without reasonable ground seize any article of food या adulterant as per section 39 of food safety standard act punishment may be penalty which may be extended up to। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर है इस एक्ट के अंदर में वो पनिश्ड होगा इफ ही वैक्सियसली और विथाउट रीजनेबल ग्राउंड, बिना रीजन के कहीं पे आर्टिकल ऑफ फूड को सीज करता है या एडल्टेंट को सीज करता है, तो एज पर सेक्शन 39 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट पनिशमेंट में भी एज पेनाल्टी विच में भी एक्सटेंड अप टू। तो यहाँ पे इसको पेनाल्टी देना पड़ेगा कितना का, तो ऑप्शन ए है ₹25,000, ऑप्शन बी है ₹50,000 एंड ऑप्शन सी है 1 लाख एंड ऑप्शन डी है 5 लाख। तो इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 लाख। तो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 131 है उसके लिए अगर हम लोग देख ले कि पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस विथआउट लाइसेंस के लिए क्या है, तो यहाँ पे पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट है विच में बी एक्सटेंड टू 6 मंथ। ऑल्सो फाइन, यहाँ पे फाइन कितना का होगा 5 लाख रुपीज। तो
तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, कहने का मतलब है कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर भी कभी कभी उत्तरदायी होगा किसी केसेस में, तो किस कंडीशन में, अगर वो वैक्सीयसली बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के कोई आर्टिकल ऑफ फूड या एडल्टेंट को क्या कर रहा है, सीज करने गया है, या फिर कमिट एनी अदर एक्ट जिसमें कि किसी पर्सन का इंजरी हो जाता है विथआउट हैविंग रीजन बिलीव दैट सच एक्ट नेसेसरी फॉर एक्सक्यूशन ऑन हिज ड्यूटी शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल बी लाइबल, तो उत्तरदायी होगा क्या करने का, पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे इसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर को, अगर वो वैक्सीयसली बिना किसी रीजन का अगर किसी आर्टिकल ऑफ फूड या एडल्टेंट को सीज करने जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 1 लाख तक का इसका फाइन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट किया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के अगेंस्ट और वो कंप्लेंटेड जो है वो क्या किया है का जो फॉल्स कंप्लेंट अगर निकला, किसी भी कंप्लेंटेड का अगर कंप्लेंट क्या निकल गया, फॉल्स निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको भी 50,000 रुपीज तक का, 50 से 1 लाख रुपीज तक का उसको भी पनिशमेंट और फाइन देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा अगर क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंटेन डैश नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड डैश नंबर ऑफ सेक्शंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसमें कितना चैप्टर है, तो उसमें चैप्टर है 12 और सेक्शन कितना है 101। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, 983, 1097, 11, 12 एंड 101, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसमें बोला गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर फूड अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा, तो ये किस सेक्शन में बोला गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, ये बोला गया है सेक्शन 4 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द प्रोविजन ऑफ टॉलरेंस लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वेटरिनरी ड्रग रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट इन फूड इन विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में दिया गया है। तो किस सेक्शन में दिया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, ये दिया गया है सेक्शन 24 में, सेक्शन 22 में, सेक्शन 21 में, सेक्शन 21 में। तो ये दिया गया है सेक्शन 21 में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए हो जाता है, जैसे सेक्शन 19 से लेकर के सेक्शन 24 तक, जहाँ कि ये चैप्टर 4 का है, जहाँ पे बात किया गया है जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल ऑफ फूड, मतलब कि कुछ प्रावधान दिया गया है आर्टिकल ऑफ फूड के लिए, जिसमें सेक्शन 90 से सेक्शन 24 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद रखने के सबसे पहले एडिटिव आता है और प्रोसेसिंग एड आता है, एडिटिव के बाद कॉन्टामिनेंट्स आता है, कॉन्टामिनेंट के बाद पेस्टिसाइड वाला आता है, उसके बाद आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड और प्रोप्राइटरी फूड, जिसमें कि फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज हो जाएगा, जिसको हम लोग FSD बोलते हैं। और यहाँ पे फंक्शनल फूड हो जाएगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स हो जाएगा। और उसके बाद सेक्शन 23 आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स, और सेक्शन 24 आता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एंड एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सेक्शन 90 से 24। तो हमारे जो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेस्टिसाइड और वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज के लिए सेक्शन 21 हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हैज बिकम ऑपरेशनल इन इंटायर कंट्री फ्रॉम। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006 वो ऑपरेशनलाइज कब हुआ, तो ऑपरेशनलाइज हुआ 2011 में। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ कहने का मतलब है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, कहने का मतलब है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का बात हो रहा है। तो ये पार्लियामेंट में कब आया था, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर, ये आया था 2006 में। और वो इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था, उसका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2011 में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 2006 एंड 2011।
देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कॉन्टामिनेंट्स इन फूड डू नॉट इंक्लूड। तो इसमें से कौन सा नहीं रहता है कॉन्टामिनेंट के डिफिनेशन में, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्टामिनेंट्स का जो डिफिनेशन दिया गया है उसमें कौन कॉन्टामिनेंट के डिफिनेशन में नहीं आता है। रोडेंट हेयर, ड्रग रेसिड्यू, सॉइल पार्टिकल, डर्ट फ्रॉम पैकेजिंग। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आता है, रोडेंट हेयर नहीं आता है। अगर हम लोग डिफिनेशन देखें कॉन्टामिनेंट्स का, तो कॉन्टामिनेंट्स का डिफिनेशन बोलता है एनी सब्सटेंस वेदर और नॉट एडेड टू फूड। कॉन्टामिनेंट्स क्या हो गया, कोई भी सब्सटेंस या तो ऐड किया गया या तो नहीं ऐड किया गया हो, जो कि प्रेजेंट है फूड में, या तो उसके प्रोडक्शन के चलते, या तो फिर जो ऑपरेशन किया जाता है क्रॉप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी मेडिसिन का, या फिर मैन्युफैक्चर में, प्रोसेसिंग में, प्रिपरेशन में, ट्रीटमेंट में, पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्ट में, और होल्डिंग ऑफ सच फूड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन। अगर फूड को अगर बहुत टाइम तक रख दिया गया तो इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन हो गया। और वो कौन सा नहीं इंक्लूड करता है, तो वो इंसेक्ट फ्रेगमेंट को इंक्लूड नहीं करता है, रोडेंट हेयर को इंक्लूड नहीं करता है, और एक्सटेनियस मैटर को इंक्लूड नहीं करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये रोडेंट हेयर को इंक्लूड नहीं करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 बोलता है अंडर विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आर पेस्टिसाइड, वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट प्रोवाइडेड। तो अभी हम लोग बोले कि सबसे पहले क्या आता है, एडिटिव आता है, एडिटिव वाला के बाद आता है कॉन्टामिनेंट, कॉन्टामिनेंट के बाद आता है हमारा अब ये सेक्शन 19 हो गया, ये सेक्शन 20 हो गया, सेक्शन 21 आता है पेस्टिसाइड और वेटनरी ड्रग रेसिड्यू। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 बोलता है द टर्म ऑफ ऑफिसेस फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी इज। टर्म ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी क्या होता है, तो ये होता है चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी के लिए क्या होता है 3 ईयर, और कभी कभी ये चेयरपर्सन के लिए एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर भी हो सकता है। तो ऐसे नॉर्मली जो इसका होगा वो होगा 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 बोलता है विच टाइप ऑफ फूड इज आर कवर्ड अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो यहाँ फूड का डिफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि कैसा फूड जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर में आता है। तो यहाँ पे फूड के अगर डिफिनेशन से देखें तो यहाँ पे अनप्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड, ये तीनों क्या हो जाएगा फूड के डिफिनेशन में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देन हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं, जो यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस सैलरी और अलाउंसेस ऑफ अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो भी इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी का, ये किस में आता है, सेक्शन 7 में आता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन 7 में। और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, चेयरपर्सन एंड द ऑल मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियल। एक्स ऑफिशियल मेंबर करने का मतलब कि एक ही टाइम में 2 ऑफिस को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे तो चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियल, एक्स ऑफिशियल को छोड़ के जो मेंबर है वो ऑफिस को किस टर्म के लिए होल्ड करेगा, 3 ईयर के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटर अपॉन देयर ऑफिसेस। जब वो अपने ऑफिस को ज्वाइन किया है उस टाइम से लेके 3 ईयर तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। एंड सेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और सेल बी एलिजिबल और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल हो सकता है फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर। अगले फिर 3 साल के लिए ये रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 थोड़ा ये ब्लर है तो इसको हम रीड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 द करेक्टिव मेजर्स स्पेसिफाइड इन एन इम्प्रूवमेंट नोटिस शुड बी टेकन बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर विद इन एटलीस्ट। यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स जो लिया जाएगा इम्प्रूवमेंट नोटिस मिलने के बाद, इसको फूड बिजनेस ऑपरेटर को इम्प्रूवमेंट नोटिस देता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे इसमें करेक्टिव मेजर्स लेना है फूड बिजनेस ऑपरेटर को, तो कितना दिन में ले लेना है, 11 डे, 12 डे, 13 डे, 14 डे। तो यहाँ पे कितना डे में ले लेना है, 14 डे में। तो इम्प्रूवमेंट नोटिस आता है सेक्शन 32 में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन 32 इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में बात करता है, जहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर को 14 डे में क्या कर लेना है, इसको करेक्टिव मेजर्स ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 बोलता है फूड कॉन्टामिनेंट्स मीन। फूड कॉन्टामिनेंट्स का मतलब होता क्या, दे आर इंटेंशनली एडेड टू फूड फॉर प्रोसेसिंग, उसको इंटेंशनली ऐड किया जा रहा है। सब्सटेंसेस नॉट
इंटेंशनली एडेड टू फूड बट प्रेजेंट ड्यू टू प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड पैकेजिंग। इसके चलते हैं प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट या पैकेजिंग के चलते। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो फिर प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो यहाँ पर हम लोग फूड कॉन्टामिनेंट्स का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्टामिनेंट्स होता क्या है? तो कॉन्टामिनेंट्स क्या होता है? विच मीन्स एनी सब्सटेंस whether or not added to food but which is present in such food as a result of production, या तो प्रोडक्शन के चलते, या तो मैन्युफैक्चर चलते, प्रोसेसिंग के चलते, प्रिपरेशन के चलते, ट्रीटमेंट के चलते। तो यहाँ पे उसमें वो डज नॉट इंक्लूड क्या करता है? इंसेक्ट फ्रेगमेंट, रोडेंट हेयर एंड अदर एक्सटेनियस मैटर। तो ये कॉन्टामिनेंट का डिफिनेशन हो गया। तो हम लोग अगर कॉन्टामिनेंट का डिफिनेशन देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दे आर इंटेंशनली एडेड टू फूड प्रोसेसिंग। अगर इंटेंशनली ऐड किया जाता है तो ये फूड कॉन्टामिनेंट नहीं है, फूड एडिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट इंटेंशनली एडेड बट प्रेजेंट ड्यू टू प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट और पैकेजिंग। तो यहाँ पे किसके चलते हैं? प्रोसेसिंग के चलते, ट्रीटमेंट के चलते, अगर पैकेजिंग के चलते प्रेजेंट है तो इसका क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा फूड कॉन्टामिनेंट। इंटेंशनली एडेड नहीं किया जा रहा तो क्या हो जाएगा? फूड कॉन्टामिनेंट, है ना। किसके चलते प्रेजेंट है? प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट या पैकेजिंग प्रोसेस के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 बोलता है कंज्यूमर अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज। ये क्वेश्चन पूछा गया केरला पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2020 वाला में। तो यहाँ पे कंज्यूमर का डिफिनेशन क्या होगा? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, पर्सन हु कंज्यूम फूड, पर्सन एंड फैमिली हु कंज्यूम फूड। तो पर्सन और फैमिली हु कंज्यूम फूड तो होगा ही। पर्सनल हु परचेज एंड रिसीव द फूड, पर्सन और फैमिली हु परचेज एंड रिसीव द फूड। तो कोई पर्सन और फैमिली जो कि परचेज भी करेगा फूड को और रिसीव भी करेगा फूड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस हो जाएगा कंज्यूमर का डिफिनेशन में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 145 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 बोलता है एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर फॉर सेल। कोई भी पर्सन अगर वो मैन्युफैक्चर करता है किसके लिए? सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एनी आर्टिकल ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड। और वो फूड क्या है? सब स्टैंडर्ड है। फॉर कंजम्पशन इज लायबल टू एक्सटेंट ऑफ। तो इसका क्या किस लिए उत्तरदायी होगा? तो ये उत्तरदायी होगा 2.5 लाख रुपीज एंड 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 2.5 लाख रुपीज ओनली, 5 लाख रुपीज एंड 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे ये किसके लिए होगा लायबल? ये लायबल होगा 5 लाख रुपीज के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये देख ले तो यहाँ पे पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड जो सेक्शन है, सेक्शन 51, जहाँ पे बात किया गया है पेनल्टीज फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ मैन्युफैक्चर और सेल स्टोर सेल्स एंड स्टोर्स और सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज सब स्टैंडर्ड। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को या तो वो सेल कर रहा हो, स्टोर कर रहा हो, या फिर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। उसको पेनल्टी कितना का देना पड़ेगा? अप टू 5 लाख रुपीज। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। फूड सेफ्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल शॉल कंसिस्ट ऑफ। जो फूड सेफ्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो क्या कंसिस्ट करेगा? 5 मेंबर, 3 मेंबर, 1 मेंबर, एनी ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? 1 मेंबर को ये कंसिस्ट करता है। और यहाँ पे 1 मेंबर कहने का मतलब है कि 1 पर्सन। तो ट्रिब्यूनल शॉल, यहाँ पे ये बात आता है सेक्शन 70 से, एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे बात किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन 3 है ये बोलता है द ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन। ट्रिब्यूनल कितना पर्सन को कंसिस्ट करेगा? 1 पर्सन को, जिसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये कितना हो जाता है? यहाँ पे 1 पर्सन हो जाता है। और यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाता है एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए, जहाँ पे जिस स्टेट में ये एपेलेट ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, और जिस स्टेट में ये एपेलेट ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाता है। और इसके लिए सिलेक्शन पैनल बोलता है, और वो सिलेक्शन पैनल 3 पर्सन का होता है, जिसमें कि कौन कौन आता है? जज ऑफ हाई कोर्ट आता है। और जज ऑफ हाई कोर्ट कहाँ का रहेगा? उसी स्टेट का जिसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल को बनाया जा रहा है। और यहाँ पे कौन होगा? लॉ सेक्रेटरी
ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आएगा, लॉ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, और सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 146 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, 1 मेंबर। और सिलेक्शन पैनल पूछता कितना पर्सन को कंसिस्ट करता, तो ये हो गया 3 पर्सन। देन हम क्वेश्चन नंबर 147 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 बोलता है द डिफेंसेस which may be allowed in prosecution under the Food Safety Standard Act is under। तो यहाँ पे बोल रहा है द डिफेंसेस which may be allowed, यहाँ पे डिफेंसेस जो कि अलाउड है इन प्रोसिक्यूशन अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट इज अंडर। यहाँ पे डिफेंसेस अलाउ किस सेक्शन के अंडर में है, सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 81 और सेक्शन 18। तो हम लोग देखते हैं पहले सब सेक्शन में होता क्या है। तो ये जो सेक्शन है आता है चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 बोलता है एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी एपलेट ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पे सेक्शन 68 में आता है एजुकेशन, और सेक्शन 69 में आता है पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस, सेक्शन 70 में आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एपलेट ट्रिब्यूनल, देन सेक्शन 71 में आता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल, सिविल कोड नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, देन सेक्शन 73 आता है पावर्स ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली, सेक्शन 74 बोलता है स्पेशल कोर्ट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, सेक्शन 75 बोलता है पावर टू ट्रांसफर केसेस टू रेगुलर कोर्ट, सेक्शन 76 में अपील के बारे में बात होता है, सेक्शन 77 में टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन के बारे में बात होता है, सेक्शन 78 में बात होता है पावर ऑफ कोर्ट टू बी इम्प्लेड मैन्युफैक्चरर एटेस्ट्रा, और सेक्शन 79 में बात है मजिस्ट्रेट पावर टू इम्पोज इनहेंस्ड पनिशमेंट, और सेक्शन 80 में आता है डिफेंसेस विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 80 क्या बोलता है, डिफेंसेस विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो क्वेश्चन 148 147 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 147 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सेक्शन 80। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 148, वेयर इन केस द सैंपल कंटेनर रिसीव्ड बाय फूड एनालिस्ट इज फाउंड टू बी ब्रोकन ही शैल। अगर फूड एनालिस्ट पाएगा कि जो सैंपल कंटेनर वो क्या है, ब्रोकन है, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विद इन 7 डे, इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विद रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, इन्फॉर्म द कमिश्नर विद 7 डे, इन्फॉर्म द कमिश्नर विद रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म करिएगा किसको, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को विद इन 7 डे। 7 डे में ये क्या करेगा, विद इन 7 डे में डेजिग्नेटेड ऑफिसर को क्या करेगा, जब से वो सैंपल को रिसीव किया है उसके 7 डे के अंडर में ये क्या करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 149 में आता है। क्वेश्चन नंबर 149 बोलता है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एनी मटेरियल विच इज और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ, कोई भी फूड मटेरियल, एनी मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल जो कि एम्प्लॉयड किया जाता है फॉर मेकिंग फूड अनसेफ बनाया जाता है, फूड को अनसेफ बनाया जाता है, सब स्टैंडर्ड बनाया जाता है, मिस ब्रांडेड बनाया जाता है, कॉन्टेनिंग एक्सटेनियस मैटर इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडल्ट्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडल्ट्रेंट, है ना। अगर हम यहाँ पे एडल्ट्रेशन कब होगा, तो यहाँ पे ऐसा मटेरियल को डाला जा रहा है जो कि फूड को अनसेफ बनाता है, सब स्टैंडर्ड बनाता है, मिस ब्रांडेड बनाता है, जिसमें कि एक्सटेनियस मैटर भी होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडल्ट्रेशन किया जा रहा है। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 बोलता है द सेलर शैल बी लायबल अंडर द एफएसएस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज। यहाँ पे जो सेलर है लायबल है अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज सोल्ड आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, या तो मिस ब्रांडेड, या तो बोथ 1 and 2, या तो ऑप्शन डी। तो सेलर क्या होगा, लायबल होगा। लायबल करने का मतलब है कि उत्तरदायी होगा किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड के लिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर में, किस चीज़ के लिए, सोल्ड आफ्टर द एक्सपायरी डेट ये होगा। और अगर मिस ब्रांडेड होगा तो दोनों के लिए कौन उत्तरदायी होगा, सेलर होगा उत्तरदायी। तो इसके लिए ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151,
क्वेश्चन नंबर 151 बोलता है रेगुलेशन गवर्निंग द फूड सेफ्टी ऑफिसर फंक्शन आर रेफरेंस अंडर। तो कौन सा रेगुलेशन है जो रेफरेंस अंडर डैश ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। ये क्वेश्चन जो करेंटली एग्जाम में पूछा गया अंडमान एंड निकोबार वाला में, जो हाल फिलहाल में हुआ था। यहाँ पे रेगुलेशन 2011 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द रेगुलेशन गवर्निंग द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स फंक्शन आर रेफरेंस्ड अंडर डैश ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इसके अकॉर्डिंग जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन को रेफरेंस करता है तो क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा सेक्शन 29 का सब सेक्शन 5। तो ये सब सेक्शन जो सेक्शन 29 का सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, ये बोलता है अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट। कौन सा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट के लिए, सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सेक्शन 5 है इसका वो बोलता है, तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट को इन्फोर्समेंट करने के लिए। और यहाँ पे इसमें जो सब सेक्शन 5 है वो बोलता है द रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट शेल स्पेसिफाई। तो इस एक्ट के अंदर में कुछ रेगुलेशन बनेगा और वो स्पेसिफाई क्या करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर को क्या इन्फोर्स करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है ना, किसी पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर एरिया में जो केस है उसके अकॉर्डिंग। एनी सच रेगुलेशन ऑर्डर में बी प्रोवाइड फॉर गिविंग असिस्टेंट एंड इंफॉर्मेशन बाय एनी अदर कंसर्न इन द 11th एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेगुलेशन और ऑर्डर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो फंक्शन को परफॉर्म करेगा यहाँ पे रेगुलेशन बना करके वो स्पेसिफाई किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलेशन बना के कंफर्म करना है कि किसको फूड सेफ्टी ऑफिसर को इन्फोर्स करना है या एग्जीक्यूट करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन क्या होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर का, ये बात किसमें किया गया, सेक्शन 29 का ऑप्शन 5 में। तो यहाँ पे सब सेक्शन 5 में, तो 151 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 बोलता है ए सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड दैट अफेक्ट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड। तो सब्सटेंस को इंटेंशनली डाला जा रहा है, तो जब इंटेंशनली ऐड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूड एडिटिव बोलते हैं। और इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फूड मटेरियल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो यहीं तक है, और भी अगर कोई लेटेस्ट एग्जाम होगा तो उसका क्वेश्चन हम फिर ऐड करते रहेंगे। तो अभी तक जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सका था मिला मुझे, तो मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस किया डिफरेंट एग्जाम से जो बिलोंग कर रहा है। लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम जगह इसको शेयर करें। देन नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड करते हैं, क्योंकि जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 पे वो मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ। लगभग 150 क्वेश्चन अप्रोक्स हो गया है, कुछ रिपीट हो गया है इसमें। ठीक है, थैंक यू।